प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी और जैक द्वारा क्लास 10th हिंदी ए के लिए मॉडल क्वेश्चन जारी किया है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर उस मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर उस मॉडल क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों प्रश्नों के प्रश्नोत्तर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं और क्लास 12 तक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि आपके पास मॉडल क्वेश्चन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप मॉडल क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है। लाल रंग से जो लिखा हुआ है क्वेश्चन है और जो आसमानी रंग का आपको दिख रहा है वो आंसर है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए। हम लोग दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ये सब प्रश्नों को देखेंगे थोड़ा विस्तार से। तो ये सब आंसर दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम बढ़ा दे रहे हैं, ताकि एक बार आपको फिर से रिवीजन हो जाए। तो छठा है, सातवां। अगर आप लोगों ने मॉडल क्वेश्चन में आंसर को नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को, तो आप यहाँ से भी देख के कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। ये चूंकि ऑफिशियल जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन, तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। कॉपी में नोट करके याद कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे अंकों से पास कीजिए और स्कूल शिक्षकों का नाम रोशन कीजिए। तो 16 तब हम लोग पहुँच गए, 17 है, 18 भी आ गया, उसके बाद 19 देख लीजिए, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 30। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। पाठ, नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। तो नेताजी का चश्मा में मूर्ति बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल था, जो कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। 33 है, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। तो लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान देवदार, चीड़, बर्च मतलब सिल्वर बर्च और रोडोडेंड्रॉन मतलब शिमला गुलाब के वृक्ष देखे। इसके अलावा उन्होंने पाइन और सिसु के पेड़ भी देखे, जो उस क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल थे। 34 है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो कवि बादलों से गरज कर बरसने का अनुरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि गरजना सुनकर सामान्य में उत्साह का संचार हो जाए और कवि का जो मंतव्य है क्रांति की अपेक्षा वह पूरी हो। बादलों की फुहार या रिमझिम वर्षा से मन में कोमल भावों का जन्म होता है। क्रांति के लिए जिस ओज की जरूरत है वह उत्साह बरसने से नहीं अपितु गरजने से ही आ सकता है। अतः कवि बादलों से गरजना करने का अनुरोध कर रहा है। 35 है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी। तो नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को उपहार के रूप में अपनी सजावटी छड़ी मतलब स्टिक देने की पेशकश की थी। 36 है, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए बनारस के गंगा घाट के किनारे स्थित बालाजी मंदिर और मंगला मैया मंदिर जाते थे। वे घंटों रियाज करने के लिए मंदिर के नौबत खाने में बैठते थे और गंगा नदी के तटों पर भी रियाज करते थे। 37 है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो एक कहानी यह भी पाठ के अनुसार लेखिका है, एक कहानी यह भी कि मनु भंडारी की 2 साल की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। लेखिका और सुशीला ने मिलकर बचपन में कई खेल खेले थे। 38 है, गीत के अंतरे में
अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? तो गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगतकार संभालता है। जब मुख्य गायक जटिल तानों में उलझ जाता है या सुर से भटक जाता है तो संगतकार मूल स्वरों को दोहराकर या अस्थायी स्वरूप को संभालकर गायक को वापस सही सुर पर आने में मदद करता है। लघुत्तरीय प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ? तो माता का आंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने गांव के बुजुर्ग मूसन तिवारी को चिढ़ाया क्योंकि बैजू बड़ा ढीठ ढीठ होगा, टीठ लिखा गया है, ढीठ लड़का था। वे वृद्ध थे और उनको कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। सभी बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। सारे बच्चे भागकर बच गए। मूसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर लेखक तथा बैजू की शिकायत की। बैजू भाग गया, लेखक पकड़े गए। फिर गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली। लेखक के पिताजी को जब इस बात का पता चला तो वे लेखक को लेने विद्यालय पहुंचे और गुरुजी से उनकी ओर से क्षमा मांगकर उन्हें घर ले गए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो लक्ष्मणु ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता बताई है। लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी बड़ाई खुद अपने ही नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होता है। 41 है, पान वाले और हालदार साहब की सोच में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो पान वाले और हालदार साहब की सोच में काफ़ी अंतर है। पान वाले की सोच संकीर्ण है, वह दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति था, इसलिए तो वह चश्मे वाले को गरीब, फटेहाल, बूढ़ा और लंगड़े के रूप में देखता था, जबकि हालदार साहब कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्त के रूप में देखते थे, जो देश और देश के लिए जान देने वालों का सम्मान करता था। पान वाले के लिए वह सनकी है, जबकि हालदार साहब के लिए वह सच्चा देशभक्त है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन का सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक होता है। पेड़ और पौधों में नई नई पत्तियां, नए नए फूल लगे रहते हैं। चारों तरफ धरती में प्रकृति का सुंदर रूप नजर आता है। यही कारण है कि कवि इसके रूप सौंदर्य से मोहित हो गया है और उसकी सुंदरता से कवि की आंख हट नहीं रही है। 43 है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति दृढ़ता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। 44 है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग्य किया है? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दिखावटी और बनावटी जीवन जीने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने देखा कि नवाबी नस्ल के उस व्यक्ति ने कैसे खीरे के फांकों को सूंघकर फेंक दिया है, यह केवल लेखक को दिखाने के लिए था। 45 है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। अणुबम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर
विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्र हो गई होगी और जो आसमान से आगे बढ़ गई पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसी पत्थर भी लिखी गई है। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। 46 है संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी बहुत से क्षेत्रों में होते हैं। जैसे खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य अनेक लोगों का योगदान होता है। दूसरा है राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती, परंतु उसे विजय बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुतों का योगदान होता है। फिर अगला पॉइंट, सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है तथा उसके लिए अध्यापक गण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। फिर है किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपके क्षेत्र में बार बार बिजली कटती है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती। इस समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो लिखना है सेवा में सहायक अभियंता महोदय, बिजली विभाग या कंपनी का नाम लिखना, उसका एड्रेस, फिर दिनांक दे देना है। यहाँ विषय में लिखना है बिजली कटौती कम करने के लिए आवेदन पत्र। फिर महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं इस पत्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से हो रही लगातार अनियमित बिजली कटौती की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अनियमित बिजली कटौती होने से हमारे क्षेत्र में बिजली कभी कभी तो पूरे दिन और रात में एक बार भी नहीं आती और क्षेत्र के बच्चों के बोर्ड परीक्षा के एग्जाम अगले महीने में होने के कारण उनकी रात में पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बार बार होने वाली बिजली कटौती से लाइट, पंखे, कूलर नहीं चलने से बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान हो रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में हो रही अनियमित बिजली कटौती की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब क्षेत्रवासी आपके आभारी होंगे। आपका विश्वासी नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल देना। 48 है बाल गोविंद भगत ने व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर थी, बाल पके हुए थे, लेबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं था, किंतु चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी जगमगाती रहती थी। कपड़े काफ़ी कम पहना करते थे, कमर में एक लंगोटी मात्रा, सिर पर कबीरपंथियों सी टोपी पहने थे, जाड़े के दिनों में काली कमली ओढ़ा करते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन लगा रहता था। गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। हर एक अवसर पर कबीर के पदों को हाथों में खजड़ी लिए गाया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व भक्ति भाव में डूबे गायक भक्त की तरह था। उनके लिए भगवत भजन जीवन का आधार था। उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, संग संग गीतों को गुनगुनाने और ताल पर नृत्य करने लगते थे। इस प्रकार वह एक सशक्त व्यक्तित्व एवं स्पष्ट चरित्र के मालिक थे। 49 है आत्मकथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं की झलक मिलती है। पहला, विनम्रता। तो प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख स्थान रखते थे, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। वे अपने जीवन की उपलब्धिहीन मानकर कहते थे, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। दूसरा है सरल स्वभाव। प्रसाद जी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। यह विडम्बना, हरे सर लते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यथार्थता। तो प्रसाद जी यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को स्वीकार कर कहते थे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे या गागर रीति। 50 नंबर, मनु भंडारी ने अपनी माँ के किन गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में
कई है। तो मनु भंडारी की माँ के अंदर धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्यार और बच्चों, यहाँ प्यार हो जाएगा, प्यार और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करते। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और न कुछ चाहा। मनु भंडारी ने अपनी माँ की इन्हीं त्याग, सहविषुणता एवं सहनशील आदि गुणों की चर्चा अपनी आत्मकथा में की है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। संकेत बिंदु दिया हुआ है प्रस्तावना, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल संरक्षण, जन जागरूकता, निष्कर्ष। तो इसको आप देख के लिख सकते हैं। डिजिटल शिक्षा का महत्व, तो ये इस तरह लिख सकते हैं। किसी एक का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो यह पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। यह लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ वन में जा रहे होते हैं, तब वे अपने भाव व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने जीवन में केवल प्रभु राम को ही जानता हूँ, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वे देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कर सकूं। मेरे नेत्रों का वास्तविक लाभ तभी है जब वे केवल श्री राम के दर्शन करें। भावार्थ है, यह पद भक्ति, त्याग और सेवा भाव का अद्भुत उदाहरण है। लक्ष्मण का यह प्रेम दिखाता है कि सच्चा सुख भगवान की सेवा और उसके सानिध्य में ही है। दोनों में से कोई एक को बनाना था तो का आप लोगों ने देख लिया। ख है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सघन जन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा। ये पंक्तियाँ आधुनिक कवि की रचना है, जिसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से जीवन की परिवर्तनशीलता को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि संसार की तपती विकल करने वाली गर्मी के साथ जब अनंत आकाश के काले बादल उमड़ते हैं तो पृथ्वी पर नया जीवन संचारित होता है। कवि इस परिवर्तन को देखकर उल्लास से भर उठता है और कहता है, ओ बादल अब गरजो बरसो, जीवन को तृप्त कर दो। इसका भावार्थ है, यह कविता मानव जीवन के संघर्ष और आशा के प्रतीक के रूप में प्रकृति के दृश्य को प्रस्तुत करती है। कठिनाइयों के बाद आशा की वर्षा अवश्य होती है। तो ये थे आपके टोटल 52 क्वेश्चन के आंसर। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, मित्रों को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।